नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। हम स्टेट के अंदर चैप्टर सीख रहे थे सूचकांक, जहां हम स्वाध्याय 1.3 का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने लास्ट पेयर, पासे और फिशर के सूचकांक का अध्ययन करा था, जहां हमने सवाल को अच्छी तरह सीखा था। आज हमें फिर से लास्ट पेयर, पासे और फिशर के सूचकांक की ही गणना करनी है, बट सवाल थोड़ा अलग दिया गया है। आज क्वेश्चन को पहले आपको हल करना रहेगा, उसके बाद ही आप सवाल को शुरू कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल सवाल नहीं दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इकाई के अंदर किलोग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, दर्जन, और इसी के हिसाब से मात्रा में भी देखिए आप किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम और नंग दिए गए। इसका मतलब आज पहले आपको इकाई के हिसाब से मात्रा को हल करना रहेगा, या मात्रा के हिसाब से आपको इकाई को हल करना रहेगा। तो जब आप इस सवाल को हल कर लोगे, उसके बाद ही सवाल को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट ही रकम का गुणाकार कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आज हमें थोड़ा अलग काम करना है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आ जाता है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ही कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, सवाल को आपको हल करना है, तो आपको ये देखना है क्या आपकी इकाई मात्रा के हिसाब से है या नहीं, ठीक है। वस्तु ए के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इकाई किसके अंदर है। तो वस्तु ए के लिए इकाई किसके अंदर है? किलोग्राम में। इसका मतलब आपकी मात्रा भी किसके अंदर होनी चाहिए? किलोग्राम में ही होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, इकाई किलोग्राम में, तो मात्रा 2014 की किसके अंदर है? किलोग्राम में। और 2015 की भी किसके अंदर है? किलोग्राम में। इसका मतलब आपकी जो मात्रा है इकाई के हिसाब से बराबर है। बट आप देख सकते हो कि किलोग्राम के आगे मूल्य कितना दिया गया है? 20। इसका मतलब ये जो मूल्य दिया गया है इसको आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 किलोग्राम का मूल्य दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी मूल्य दिया गया है उसको आपको 20 से भाग दे देना है, ठीक है। तो जब आप इसको 20 से भाग दोगे तो यहाँ से 20 हट जाएगा, ठीक है। तो खाली इधर क्या बचेगा? किलोग्राम बचेगा। तो आपको 20 से इसको भाग देना है। तो 80 भागे 20 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। और 120 भागे 20 करोगे तो यहाँ पर आएगा 6। तो इस प्रकार हमने दोनों मूल्यों को 20 से भाग देकर इकाई को बराबर करा। किलोग्राम यहाँ पे किसमें बच गया? 1 किलोग्राम में, ठीक है, क्योंकि 20 से हमने यहाँ पर भाग दे दिया है। और हमारे जो मात्रा थी वो किलोग्राम में पहले से ही थी, इसलिए हमने मात्रा को चेंज नहीं करा यहाँ पर, ठीक है। अगर इकाई के हिसाब से मात्रा है तो मात्रा में कोई चेंजेस करेंगे नहीं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु बी के लिए इकाई किसके अंदर है? किलोग्राम में। बट जब आप इसकी मात्रा को देखोगे तो ये किलोग्राम में नहीं है, किसके अंदर है? ग्राम में। अब जैसे कि आपको पता है, अगर मात्रा बराबर नहीं है तो आपको चेंज करना रहेगा, क्योंकि यहाँ किलोग्राम है बट यहाँ पे क्या है? ग्राम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आसान है और जिसमें संख्या हमारी छोटी होती है उसी को हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किलोग्राम है तो अब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप इकाई को ग्राम में कन्वर्ट करने गए तो संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ किलोग्राम में तो इसको भी क्या कर देंगे? आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको पहले से पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अगर आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से भाग देना रहेगा, ठीक है। 1000 ग्राम से भाग देना रहेगा और इसे भी 1000 ग्राम से भाग देना रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसको 1000 ग्राम से भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 2.4, और ये किस में हो जाएगा? किलोग्राम में। और इसको भी भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 4, और ये भी हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। समझ में आया होगा आपको? हमारी इकाई किलोग्राम में थी, बट जो 2014 और 15 की मात्रा थी वो ग्राम में दी गई थी, इसलिए हमने 1000 से भाग देकर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोग्राम में। बट अब आगे इसके मूल्य देखोगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या दिया था? किलोग्राम। तो मूल्य में हम कुछ चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मूल्य नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मूल्य में कुछ चेंज होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं वस्तु सी के लिए। वस्तु सी की जो इकाई दी गई है वो क्विंटल में दी गई है, ठीक है, और उसकी जो मात्रा है वो किलोग्राम है। तो इसका मतलब आपको इकाई को चेंज करना रहेगा इस बार, क्योंकि आपको संख्या को छोटा करना है, ना कि संख्या को बड़ा करना है, ठीक है। तो किलोग्राम को तो हम वैसे ही रहने देंगे। अब इस बार हम किसको चेंज करेंगे? इकाई को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्विंटल बड़ी संख्या होती है। जैसे कि आपको पता है, क्विंटल बड़ा होता है, किलोग्राम छोटा होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको इसको चेंज करना है तो क्विंटल की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? किलोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है? 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम। तो अगर आप क्विंटल को यहाँ से हटाओगे तो कितना लिखना पड़ेगा? 100
किलोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने इकाई को और मात्रा को बराबर कर लिया है। यहाँ पर भी किलोग्राम हो गया, यहाँ पर भी किलोग्राम और यहाँ पर भी किलोग्राम। पर अब आप आगे देखोगे तो यहाँ पर किलोग्राम के आगे कितना मूल्य आ गया, 100 रुपये आ गया। इसका मतलब अब आपको इसको मूल्य को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई है हमको बराबर करनी है, उसके आगे कुछ भी मूल्य होना चाहिए नहीं, यानी सबकी सब इकाई कैसी होनी चाहिए, बराबर। जैसे किलोग्राम किलोग्राम, तो यहाँ पर भी किलोग्राम ही बचना चाहिए, 100 किलोग्राम हम रख सकते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मूल्य आ गया, 100। इसका मतलब आपको मूल्य को भाग देना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर करा था। तो कितने से भाग देंगे, 100 से। दोनों मूल्य को 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब आप 100 से भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 20, इसको भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 28। तो उम्मीद है आपको वस्तु सी के लिए समझ में आया होगा। हमारे यहाँ पे जो वस्तु सी दी गई थी उसकी इकाई क्विंटल में थी, जबकि जो मात्रा थी वो किलोग्राम में थी। तो आपको ये समझना है, अगर आप इसके हिसाब से इसको चेंज करने गए तो आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने से आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या करा, इसी को चेंज कर दिया, यानी इकाई को चेंज करके क्या कर दिया, क्विंटल को किलोग्राम में कर दिया। पर यहाँ पर इकाई तो चेंज हो गई, बट आगे मूल्य कितना आ गया, 100। तो आपको मूल्य को भी चेंज करना रहेगा, इसलिए हमने 100 से भाग दिया दोनों मूल्यों को। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 और यहाँ पर आ गया 28। इस हिसाब से यहाँ से 100 कट गया, यहाँ से हमारा 20 भी हट गया था। ठीक है, क्योंकि हमने 20 से भाग दे दिया था। तो यहाँ पे इकाई क्या बची है, किलोग्राम, यहाँ पर भी किलोग्राम और यहाँ पर भी केवल क्या बचा, किलोग्राम। ठीक है, इकाई कैसी हो गई हमारी, बराबर हो गई। आगे बढ़ते हैं वस्तु डी के लिए। अब वस्तु डी में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, दर्जन दिया गया है, बट यहाँ पर नंग है और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, नंग। इसका मतलब अगर आपकी दोनों इकाई बराबर है तो आपको दर्जन को चेंज कर देना है। ठीक है, क्योंकि दर्जन अकेला है पर इकाई कैसी है, दोनों बराबर। तो नंग है, यहाँ पर भी नंग है, तो इसको भी क्या कर दोगे आप, नंग में कन्वर्ट कर दोगे। तो जैसा कि आपको पता है एक दर्जन में कितने नंग होते हैं, 12 नंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। एक दर्जन में कितने नंग होते हैं, 12 नंग होते हैं। तो अगर आप यहाँ से दर्जन को काटोगे तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 12 नंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने मात्रा के हिसाब से इकाई को चेंज कर दिया, नंग नंग और नंग। ठीक है, पर जब आप आगे देखोगे तो यहाँ पर भी कितना मूल्य आ गया, वापस से 12 का मूल्य दिखा रहा है। इसका मतलब आपको इकाई को बराबर करना रहेगा। इसका मतलब केवल आपको यहाँ पर नंग ही रहने देना है। ठीक है, एक नंग में रहने देना है आपको। तो 12 आ गया तो 12 से मूल्य को भाग दे देंगे। जो भी यहाँ पे मूल्य दिया गया 48 और 72, इसका मतलब आपको 12 से भाग देना रहेगा। ठीक है, तो 48 को जब भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। यहाँ पे वस्तु डी हमको किस में दी गई थी, दर्जन में, जबकि जो मात्रा थी वो किस में थी, नग में। तो हमने क्या करा, दर्जन को किस में कन्वर्ट कर दिया, नग में। तो यहाँ पे कितने आ गए, 12 नग। बट 12 नग आया, इसका मतलब आपको मूल्य को चेंज करना रहेगा, इसलिए हमने 12 को यहाँ से हटाया और 48 और 72 को 12 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर मूल्य नया कितना आया, 4 और 6। तो वस्तु डी के लिए दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए हमने यहाँ पर दर्जन ही रेंज दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो मात्रा को दर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको इस 30 और 35 को कितने से भाग देना पड़ेगा, 12 से। इसका मतलब यहाँ पर जो नग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दर्जन में, और मूल्य में भी कुछ चेंज आएगा नहीं। और आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नग है तो इकाई को नग में कन्वर्ट करके 12 से भाग देकर इस प्रकार से भी आप सवाल को कर सकते हो। ठीक है, वो आपको समझना है आपको किस प्रकार से सरल रहेगा। अब आपको सवाल शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपने जो चेंजेस करे आपको वही मूल्य लेना है। जैसे कि इसका मतलब वस्तु ए के लिए नए कॉलम हमारे क्या तैयार होंगे, 4, 6, 5 और 7। ठीक है, वस्तु डी में आपने क्या चेंजेस करा था, यहाँ पर यानी मात्रा में चेंजेस करा था। यहाँ पर कितना आया था, 2.4 और यहाँ पर नया मूल्य आया था 4। इसका मतलब अब आपको नया मूल्य क्या लेना है, 20, 24 और मात्रा में 2.4 और 4 को लेना है, ना कि 24 और 4000 को लेकर सवाल गलत नहीं करना है आपको। ठीक है, जो नया मूल्य आपने निकाला है वही आपको लेना है। वस्तु सी में आपने नया मूल्य क्या निकाला था, यहाँ पर 20 था और यहाँ पर 28, और मात्रा में हमने कोई चेंजेस नहीं करा था, इसलिए हम 10 को ही लेंगे और यहाँ पर 15 को लेंगे। ठीक है, तो वस्तु डी में आपने क्या चेंजेस करा था, यहाँ पर तो आपको 35 और 30 ही देना है, बट आपको अब यहाँ पर मूल्य में 6 और 4 लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पर चेंज करा था। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर गोल राउंड करा है आपको वही मूल्य को लेकर सवाल को हल करना है, क्योंकि जो चेंज करा है वही अमाउंट आपको लेनी रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास क्वेश्चन में सुधारे हुई रकम आ गई है, तो अब आपको कॉलम क्या बनाना आपको पता है। आपको लास्ट पेयर पास से और फीसद की गणना करनी है। तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, P1 Q0, दूसरा
P0 Q0। नेक्स्ट पासे के लिए P1 Q1 P0 Q1। ये कॉलम आपको तैयार करने रहते हैं, जैसे कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। और आपको ये भी आता होगा कि आपको इसको कैसे नाम देना, जैसे कि मूल्य दिया गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्राइस। और मात्रा दी गई तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्वांटिटी। और जो पुराना वर्ष है उसको हम 0 मानेंगे, और जो नया वर्ष है उसको हम 1 मानेंगे। इसका मतलब ये कॉलम तैयार होगा हमारा P0, और ये वाला कॉलम तैयार होगा हमारा P1। इसको हम क्या बोल देंगे, Q0, और ये वाले कॉलम को Q1। ठीक है, तो उम्मीद आपको इसको नाम देना भी आता होगा, मैंने आपको ये पहले सिखा दिया था। अब एक और बात आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन अटेंड करो तो जो मैंने आपको चेंज करके बताया है, आपको ये एग्जाम पेपर में या टेस्ट पेपर में नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको सोल्व करके बताया ऐसा का ऐसा आपको अपने क्वेश्चन पेपर में सोल्व करना है। उसके बाद जो आपके पास सुधारी हुई रकम आएगी उससे आपको कॉलम बनाना है, जैसे कि P0 का, P1 का, और Q0 और Q1 का। उसके बाद आपको उसके अंदर ये सुधारी हुई रकम लिखनी है, ना कि आपको ये अपने आंसर शीट में सोल्व करना है। आपको ये पहले क्वेश्चन पेपर में सोल्व कर लेना है, उसके बाद आपके चौपड़े में जब आप इस सवाल को सोल्व करो तब आपको ये नया कॉलम तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि P0 P1 Q0 और Q1 का कॉलम तैयार करके जो आपने सुधारी रकम है उसे आपको लिखना है, ठीक है, ना कि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जैसे कि सवाल का जो मेन टॉपिक था कि यानी इकाई के हिसाब से मात्रा को कैसे सोल्व करना है, यानी हल कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपको खाली गुणाकार करके इस कॉलम को तैयार करना है और इनका टोटल करके सूत्र में रखकर आंसर निकालना है, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखा दिया और आपको आता भी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से हल कर लेना है। अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है अच्छी तरह तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क में भी करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।